गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था नरेशन के हमने कई सारे सेंटेंसेस हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंजेस किए थे। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस का हम आज फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए आपको वर्ड से नज़र आ रहा होगा ट्रांसफॉर्मेशंस का मीन्स होता है पर्टिकुलर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, फर्स्ट हम सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस चेंज करना है और नेगेटिव टू अफर्मेटिव हम सेंटेंसेस चेंज करने हैं। तो आपके एग्जाम्पल जो सेंटेंसेस आते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव किसमें चेंज करना होगा, हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा, और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो किसमें चेंज करना होगा, अफर्मेटिव में चेंज करना होगा। देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा कि एग्जाम में सेंटेंस किस तरह के आते हैं, हमें किस तरह से अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है और नेगेटिव को अफर्मेटिव में। देखिए देखिए मैंने आपके सामने अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आप इन अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है। मीन्स हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का चेंज करना है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक था अफर्मेटिव टू नेगेटिव चेंज करना है। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है सी ऑलवेज केयरफुल। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस चेंज करते हो तो सेंटेंस का जो सेंस होता है, जो उसका जो सेंस है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करो या नेगेटिव टू अफर्मेटिव चेंज करो। फर्स्ट सेंटेंस है सी ऑलवेज केयरफुल। तो देखिए नेगेटिव में कैसे चेंज होगा, सी नेवर केयरलेस। ठीक है, देखिए मैंने अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस चेंज किया तो सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई सेंस चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कह रहा है सी ऑलवेज केयरफुल, तो मैंने नेगेटिव में चेंज किया सी नेवर केयरलेस। मीन्स क्या हुआ, सी ऑलवेज केयरफुल। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज डिसऑनेस्ट, तो चेंज होगा ही इज नॉट ऑनेस्ट। सी वॉज वाइज, इसका होगा सी वॉज नॉट फुलिश। द मैन इज मॉर्टल, इसका होगा द मैन इज नॉट इमोर्टल। नेक्स्ट है सी डिसलाइक मी, इसका होगा सी डज नॉट लाइक मी। और लास्ट सेंटेंस है आई एम गुड, इसका होगा आई एम नॉट बैड। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव टू मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस चेंज किए हैं। मैंने जैसा कि बताया हमारा सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने एग्जांपल दिए, उससे मैंने नेगेटिव में चेंजेस किए। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस था हमारा सी ऑलवेज केयरफुल, इसका होगा सी नेवर केयरलेस।
जैसा कि सेंटेंस में कोई सेंस चेंज नहीं हुआ है, आपके सामने सेंटेंस दिख रहे हैं आपको सारे। ही इज डिसऑनेस्ट का होगा ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो मीन्स कहने का मीन्स ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। सी वॉज वाइज का होगा सी वॉज नॉट फुलिश। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस द मैन इज मॉर्टल, तो द मैन इज नॉट इमॉर्टल। सी डिसलाइक मी, इसका होगा सी डज नॉट लाइक मी। और लास्ट सेंटेंस है आई एम गुड, इसका होगा आई एम नॉट बैड। मीन्स हमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि अफर्मेटिव में सब जब नेगेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं तो सेंटेंस में सेंस हमेशा चेंज नहीं होता है। अंडरस्टूड? कुछ इस तरह के एग्जाम्पल में एग्जाम में सेंटेंस इस तरह के आते हैं और कुछ अलग टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, तो उसके भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए सेंटेंसेस, as soon as he saw me, he ran away. As soon as he arrives, he does himself. As soon as I had reached the station, the train left. देखिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल में हमें जैसे हमें कुछ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है एज सुन एज। एग्जाम में जब भी एज सुन एज वाले सेंटेंसेस आए, ये सेंटेंस अफर्मेटिव को दर्शाते हैं। अफर्मेटिव को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो नेगेटिव में किस वर्ड का यूज होता है? नो सूनर देन सेंटेंस चेंज होता है। इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करना है तो एज सुन एज वाले सेंटेंस हमेशा किस में चेंज होते हैं? नो सूनर देन में चेंज होते हैं। और नो सूनर वाले सेंटेंस किस में चेंज होंगे? एज सुन एज में चेंज होंगे। अंडरस्टूड? देखिए हम सेंटेंस किससे चेंज कर रहे हैं। एज सुन एज जगह आपको नो सूनर वर्ड यूज करना है। नो सूनर के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे कि आपको पता है सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा है तो सिंपल पास्ट की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पे आएगा डिड। नो सूनर के जस्ट बाद क्या यूज करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज करना है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है। तो सॉ का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी। नो सूनर डिड ही सी मी। और जो कॉमा होता है, कॉमा की जगह आपको देन वर्ड यूज करना है। देख लीजिए मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, एज सुन एज की जगह नो सूनर वर्ड यूज होगा और आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया डिड, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जैसे हेल्पिंग यूज होने के चलते तो मैंने यहाँ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, तो सी सा सीन। जैसा कि मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सीन। तो ही सी मी, कॉमा की जगह में क्या यूज करना है? देन। और जो सेंटेंस होता है एज इट इज वैसा का वैसा ही आगे यूज करना है आपको। तो देख लीजिए मैंने आपके सामने एज सुन एज को जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव को जैसे हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, अफर्मेटिव को किस में चेंज करना है? हमें नेगेटिव में। तो मैंने एज सुन एज वाले सेंटेंस को नो सूनर को लगा करके सेंटेंस में नेगेटिव में मैंने चेंज किया है। तो आपके सामने देखिए फर्स्ट में एज सुन एज की जगह नो सूनर, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद में जहाँ पे कॉमा वर्ड होगा वहाँ पे देन वर्ड यूज करके हमें ये सेंटेंस बनाना है।
अंडरस्टूड? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ा था, जिसके तो दोनों टाइप्स को हमने समझा था। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम डू नॉट हैव एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन नहीं है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करेंगे, जैसे कि मोशन को फाइंड आउट करेंगे कि इसका मोशन किस डायरेक्शन में, कितना मोशन है किस डायरेक्शन में, तो वहां पर न्यूटन्स के लॉ को फॉलो किया जाएगा। अगर वो फ्रेम कौन सा इनर्शियल फ्रेम है, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा, और वो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ये इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम हमको क्यों पढ़ना पड़ा और क्यों समझना पड़ा, उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं। तो जैसे कि हम अर्थ की सरफेस पर है, अब अर्थ की सरफेस पर है, कोई ऊपर चिड़िया उड़ रही है, या फिर जैसे यहाँ से हमने एयरक्राफ्ट को भेजा, ठीक है, या एयरक्राफ्ट जैसे हमारा ये चल रहा है, जैसे इसने स्पीड पकड़ी और ये ऐसे उड़ेगा एयरक्राफ्ट हमारा, ठीक है। अब ये x में कितना है हम बता सकते हैं कि इसने x में कितना ट्रैवल किया, तो ये x में इतना ट्रैवल किया, इसने y में कितना ट्रैवल किया, तो ये जो डिस्टेंस इसकी, ये जो हाइट है, ये y में इसने ट्रैवल किया। अगर ये एरोप्लेन ऐसे उड़ के फिर ऐसे ऊपर गया और फिर ऐसे गया, तो हम बता सकते हैं कि z में कितना आया, कि इतना आया। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो जनरली हम जो कैलकुलेशन डे टू डे लाइफ में करते हैं, उसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बनाते हैं, तो हमारे आसपास जो चीज़ें प्रेजेंट है उनके हिसाब से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते हैं। कि जैसे कि ये फैन है, ये फैन ऊपर है, कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, तो उसके लिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बनाऊंगा, तो ये जो सरफेस है कमरे की, इसको मैंने क्या बना दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया, और मैंने यहाँ से इसको मेजर कर लिया कि इसकी ये कितनी हाइट पर है, ठीक है। तो यही होता है जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, तो इसको समझना है। अब इसमें हमने दो टाइप पढ़े कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ से अगर हमने कोई मिसाइल लॉन्च की, कोई मिसाइल हमने लॉन्च की, तो उसके लिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बनाया कि इतनी स्पीड से अगर मिसाइल हमारी जाएगी तो सन पर कब, मून पर कब पहुँचेगी, ठीक है, या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पे यानी मून पर अगर हमने भेजना है तो मून पे कितने टाइम में पहुँचेगी, या फिर कोई मार्स है या मंगल ग्रह पर अगर हमको भेजना है तो वो वहाँ पर कब पहुँचेगी। तो उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। तो तब हम क्या करते हैं, जब हमने यहां से हमारी कोई भी मिसाइल लॉन्च की या हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये अर्थ की सरफेस से हमने लॉन्च किया, तब यहां से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बनाते हैं, अर्थ को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अर्थ को बनाते हैं। अब अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया तो अर्थ कौन सी एक कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी से क्या कर रही है, घूम रही है, तो यानी वो कौन सा फ्रेम होगा, अर्थ कौन सा फ्रेम हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि उस कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, उसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। पर जैसे ही ये मिसाइल या ये एयरक्राफ्ट जो भी है वो जैसे अर्थ की सरफेस से या अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलेगा और फ्री स्पेस में चला गया, यूनिवर्स में मून पर चला गया, तो मून के जो घूमने की जो स्पीड है वो कैसी है, अलग है। तो अब क्या हो गया कि अर्थ की जो फ्रेम था वो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, अब जैसे मून पर वो गया हमारा तो मून की स्पीड कैसी है, अलग है। तो वहां पर ये लॉ फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि जो फ्रेम नया बनेगा वो कैसा बनेगा, हो सकता है उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो तो वो नॉन इनर्शियल बने। तो हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो इन रूल्स के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। उन रूल्स के अंदर, इन रूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि ये जो रूल्स है वो किसके लिए, जो न्यूटन ने लॉ बनाए वो किसके लिए, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए हमने बनाए। किसके लिए बनाए? इनर्शियल फ्रेम के लिए बनाए। पर अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जैसे कि हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रेन के अंदर जैसे हमने बॉल वाला एग्जांपल लिया था, अब अगर ट्रेन रेस्ट में, तो हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ फॉलो होता है, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हमने बॉल को फेंका है 2 सेकंड बाद वो यहाँ पर गिर जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो फॉर्मूले के हिसाब से 10 मीटर, और वाकई में भी इसने कितना कवर किया, 10 मीटर। पर जब ट्रेन चलने लगती है, यानी फ्रेम जो हमने बनाया ट्रेन वाला, ठीक है, वो क्या है, अंडर मोशन है, और अंडर मोशन है उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लिया, 3 डायरेक्शन को समझ लिया, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, जेड एक्सिस क्या होती है, ठीक है। ये और ये जो एक्स वाई जेड का जो सिस्टम बनाया था, ये जो फ्रेम बनाया था, वो किसने बनाया था, कार्टेशियन ने बनाया था, इसलिए हम इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है तो हम बता सकते हैं कि आप एक्स में इतना जाओ, वाई में इतना जाओ और जेड में इतने जाओ, आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे।
ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का हमने बताया कि x में इतना जाओ, y में इतना जाओ, z में इतना जाओ, ये हमने क्या दिए, कोऑर्डिनेट दिए। क्या दिए, कोऑर्डिनेट दिए। और उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपने उस पॉइंट को क्या कर दिया, उस पॉइंट पर आप पहुंच गए, यानी उस लोकेशन पर आप पहुंच गए, यानी हमने कोऑर्डिनेट दिए और उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप उस पोजीशन पर या उस लोकेशन पर आप पहुंच गए। तो इस सिस्टम को कार्टेशियन ने बनाया था, इसलिए हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था रेस्ट एंड मोशन। तो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है कि हर ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में होता है, एट रेस्ट कंडीशन में होता है। भले वो अपनी सराउंड के रेस्पेक्ट में एट रेस्ट हो सकता है, पर वैसे अगर हम देखें तो यूनिवर्स में वो कौन सी कंडीशन में है, क्योंकि हमारी अर्थ घूम रही है और अर्थ के साथ वो ऑब्जेक्ट भी घूम रहा है, इसका मतलब वो कौन सी कंडीशन में, एट मोशन की कंडीशन में। तब हम मोशन को कहेंगे कि किसको मोशन कहेंगे, कि ऑब्जेक्ट अगर अपने सराउंड के रेस्पेक्ट में क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट मोशन। अब जो मोशन होते हैं, मोशन को हमने क्लासीफाई कर दिया, मोशन को हमने वर्गीकरण कर दिया, मोशन का वर्गीकरण किया हमने, क्लासीफाई किया। तो मोशन होते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। डायरेक्शन के हिसाब से मोशन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम पहले देखेंगे। तो डायरेक्शन के हिसाब से जो मोशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। यानी 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। और एक होता है 3D मोशन, जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन या 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। तो डायरेक्शन के हिसाब से जो मोशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। तो सबसे पहला 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, तो 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब ये है कि जैसे हमने अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था कि ये हमारा क्या है, y है, ये हमारा क्या है, x है, और ये हमारा क्या है, z है। ठीक है। अब हम नेगेटिव डायरेक्शन नहीं ले रहे, हम ओनली फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे, पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे कि ये x है, ये y है और ये z है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है, ओनली x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ओनली कौन सी, x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वो y डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, वो z डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, ओनली कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, x डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, चाहे ये डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, वॉटएवर, ठीक है, कोई भी हो, पर ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। कि जैसे कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट, इसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो x के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या y में कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन कर रहा है, ओनली फॉर 1 डायरेक्शन में, क्योंकि इसका ये x चेंज हो रहा है, x यहाँ पर इतना है, यहाँ पर x इतना है और यहाँ पर x इतना है। तो ओनली कौन सी डायरेक्शन चेंज हो रही है, x डायरेक्शन में इसका मोशन आगे बढ़ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे उस मोशन को हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। तो ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजिंग। ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, चाहे वो x के चेंज हो, चाहे वो y के चेंज हो, चाहे वो z के चेंज हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज, यानी x में ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, z में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। तो 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं 2D मोशन। क्या बोलते हैं, 2D मोशन। अब 2D मोशन के अंदर क्या है कि जैसे कि ये x है, ये y है और ये z है। तो
जब भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, या तो एक्स वाई चेंज होगा या एक्स जेड चेंज होगा या वाई जेड चेंज होगा। तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो व्हेन टू कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग। जैसे कि ये कोई हमारा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, या एरोप्लेन है, ये जैसे ही ऐसे रनिंग कर रहा है, ऐसे पहले हम जानते हैं कि जैसे एरोप्लेन उड़ने से पहले क्या करता है, एक रनिंग करता है, रनिंग लेता है और उस रनिंग के बाद फिर वो उड़ता है। तो जैसे कि ये एरोप्लेन हमारे ऐसे उड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो ये जो मोशन कर रहा है ओनली कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जब वो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, रनिंग लेता है, तब कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लगातार। पहले एक्स कितना था 0, फिर आगे बढ़ा एक्स कुछ इंक्रीज हुआ, एक्स और इंक्रीज हुआ, एक्स और इंक्रीज हुआ, एक्स और इंक्रीज हुआ। तो ये कौन सा मोशन है, तो ये है 1D मोशन, यानी ओनली फॉर एक्स, यानी वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अगर ये हम जानते हैं कि जैसे कि वो ऐसे रनिंग लेगा और फिर ऐसे उड़ जाएगा, ये उड़ गया, ठीक है, तो जैसे ये उड़ गया तो इसके x के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, क्योंकि y पहले कितना था 0 था, अब कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ इंक्रीज हुआ, कुछ इंक्रीज हुआ, अब y कितना है, तो y अभी ये इसका इतना है, ठीक है। तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं कि x चेंज हुआ इतना, ये x चेंज हुआ इसका, और ये इसका क्या हुआ, y चेंज हुआ। तो व्हेन टू कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, 2D मोशन, ठीक है। तो डायरेक्शन के हिसाब से 1D मोशन, 2D मोशन। 1D मोशन में कौन से कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ओनली वन कोऑर्डिनेट, या तो x में चेंज होगा या y में चेंज होगा या z में चेंज होगा। 2D मोशन में क्या होगा, या ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, जैसे चिड़िया ये ऐसे उड़ रही है, तो वो कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो वो x के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। पर जैसे ही ऐसे उड़ते उड़ते ऐसे ऊपर गई और, ठीक है, तो कौन से x भी चेंज हो रहा है और y भी इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो व्हेन टू कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग, तो ऐसे मोशन को जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट क्या हो, चेंज हो, तो उसे ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं, 2D मोशन। अब थर्ड है हमारा 3D मोशन। तो 3D मोशन के अंदर 3D मोशन, 3D मोशन का मतलब 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3D मोशन के अंदर क्या होगा, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा और z भी चेंज होगा, यानी ऑल 3 कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग, ठीक है। तो 3 कोऑर्डिनेट जो होंगे, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा और z भी चेंज होगा। तो इस मोशन को इमेजिन करो कैसे होगा वो मोशन, कि ऐसे एरोप्लेन उड़ा, ठीक है, ऐसे उड़ा और ये फिर ऊपर उड़ा, ठीक है। अब जैसे ये ऐसे आगे बढ़ा, रनिंग लिया एरोप्लेन ने, x चेंज हुआ, जैसे ऊपर गया y चेंज हुआ और फिर ऐसे मुड़ गया, तो क्या चेंज हुआ, z, यानी x, y और z तीनों चेंज हुए। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, 3D मोशन। तो जिसमें x कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे, y भी चेंज हुए और z में भी कुछ चेंजेस हुए, तो ऐसा मोशन हमारा कौन सा होगा, 3D मोशन, जिसमें ऑल 3 कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग, ठीक है। तो ऐसे रनिंग लिया एरोप्लेन ने, ऐसे ऊपर गया और फिर ऐसे मुड़ गया, तो ये तीनों x भी चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ और ये से आ गया, तो क्या चेंज हुआ, z भी। तो 3 अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 3D मोशन। क्या बोलते हैं, 3D मोशन, ठीक है। अब डायरेक्शन के हिसाब से हमने मोशन को समझ लिया कि कितने टाइप्स का होता है, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, कि 1 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज, 2D मोशन में 2 डायमेंशनल चेंज और 3D मोशन में क्या है, 3 डायमेंशनल चेंज। अब हम देखेंगे कि मोशन के और कौन कौन से टाइप होते हैं। तो एक मोशन होता है लीनियर मोशन। कौन सा मोशन होता है, लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन नेमली डिफाइन है, नेमली डिफाइन है। इसको डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, चाहे वो इधर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, चाहे इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो या चाहे इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो,
ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं उस टाइप के मोशन को हम, लीनियर मोशन। ठीक है, अब तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, यानी एक डायरेक्शन में मोशन करे, टू डायरेक्शन में करे, पर वो कौन सा मोशन कर रहा है, जैसे कि ये मोशन कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में, अगर स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहेंगे, कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर वो लीनियर मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। और अगर कोई बॉडी, पॉइंट और बॉडी दोनों में साइज का फर्क है, अपन जानते हैं पॉइंट की साइज कैसी होती है, बहुत स्मॉल साइज होती है, और ये जो बॉडी होती है उसकी साइज कैसी होती है, ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, बॉडी इतनी बड़ी होती है। तो अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी या बड़ा ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट करना है आपको, कि अगर पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो लीनियर मोशन, अगर कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास मोशन है सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। दूसरा मोशन कौन सा है, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन या जिसको हम कह सकते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो जैसे कि ये कोई पॉइंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ में अगर कोई पॉइंट मोशन करता है तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अगर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया, या हम कह सकते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो अगर लार्ज ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। अब हम देखते हैं कि अगर जब हम सन के पास खड़े रहेंगे, सन के पास अगर हम खड़े रहेंगे और हम देखेंगे कि मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जब हम सन के पास खड़े हैं तो सन से अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो सन से जब हम देखेंगे तो मून हमको क्या दिखेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा दिखेगा। तो अब वो जो मून क्या कर रहा है, उस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो हमको कैसा दिखेगा, तो वो हमको दिखेगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि मून कैसा दिख रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो हम वहां पर जो मोशन है उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। पर जैसे हम नजदीक आते हैं और हमको मून बहुत बड़ा दिखाई देता है, तब अगर वो अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है और क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। तो नेमली डिफाइन है दोनों, तो ज़्यादा इसमें कोई समझने जैसी बात नहीं है। अगर ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, बॉडी है कोई, अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो उसको हम बोलेंगे कि बॉडी कौन सा मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन। बाकी जो भी हम इसके बारे में हमको नेक्स्ट जो भी पढ़ना है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने स्टार्ट किया था जीआरएल सिस्टम के बारे में, मैंने कहा था कि 3 सिस्टम जब पढ़ रहे थे तब उनके अंदर फंक्शंस के अंदर आया था आपके जीआरएल सिस्टम, और कहा था कि उसको हम पढ़ लेंगे पर कब पढ़ेंगे, जब वो तीनों सिस्टम आपके कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे। और वो जीआरएल सिस्टम आपके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने समझा दिया और आपको क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। लेकिन जब उसको क्लियरली समझना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जीआरएल सिस्टम को समझने के लिए आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीटली आना चाहिए, इसके बाद आपको गोल्जी बॉडी कंप्लीटली आना चाहिए, और इसके बाद आपको आना चाहिए लाइसोसोम। क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों क्या होते हैं, एक साथ फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ फंक्शन करते हैं। जीआरएल सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, उसमें होता क्या, जैसे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, या फिर उसका ट्यूबुलर पार्ट जो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। हमने एक साथ सारे पार्ट नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने इसलिए आपको कह रहा हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पूरा आता है तो आपको जीआरएल सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि जीआरएल सिस्टम कुछ नया है। आपने जो पहले पढ़ा है उसको हमने क्या किया, एक फंक्शन में कंबाइन किया है। क्या किया? एक फंक्शन में कंबाइन किया। और फिर आपने देखा भी था कि जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कुछ भी सिंथेसाइज करता है, वो किसके पास जाता है? वो जाएगा आपके गोल्जी बॉडी के पास। क्यों गोल्जी बॉडी के पास जाएगा? क्योंकि गोल्जी बॉडी जो होता है उसके अंदर जो सिस्टर्नी पार्ट है वो क्या करेगा? प्रोटीन हो या लिपिड्स हो, प्रोटीन होगा तो एंजाइम्स बनाएगा, और लिपिड्स होगा तो कुछ और फंक्शन करेगा। लेकिन वो उसको क्या करता है? मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसाइज आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया है वैसा ही गोल्जी बॉडी के अंदर रहता नहीं है। तो वो क्या करेगा? वेसिकल की फॉर्म में उसको गेन करेगा, उसके अंदर भी आपको पता है कि एनगल्फ करेगा। एनगल्फ करने के बाद वो प्रोटीन क्या होता है? मॉडिफाई होता है, और वो आपके गोल्जियन वेक्यूल से बाहर निकलता है। और फिर बाद में वहां पे क्या प्रेजेंट था? तो बाहर प्रेजेंट था, हमने देखा प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? उसी के अंदर एंजाइम्स होंगे। मतलब आपके गोल्जियन वेक्यूल ने क्या किया? मॉडिफाई करके ऐसे एंजाइम्स बनाए जो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर काम आएंगे। तो जैसे ये प्राइमरी लाइसोसोम की अपन बात करें तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो क्या करेगा? उसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, और सेल आपकी क्या करती है? जैसे ही फूड को एंगल्फ करती है, एंगल्फ करने के बाद वो जैसा ही फूड आपका प्राइमरी लाइसोसोम के कांटेक्ट में आता है वो कैसा बन जाता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। यानी सेकेंडरी क्यों बना? क्योंकि वो इनएक्टिव एंजाइम आपके क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, और वो फूड को क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। और फूड को जैसे ही डाइजेस्ट करता है आपकी सेल क्या कर देती है? उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अपन जानते हैं कि उस वैक्यूल में जिसमें डाइजेशन हुआ, वो वैक्यूल क्या होता है आपका? उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, या रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड उस वैक्यूल के अंदर ही रहेगा। तो उस वैक्यूल को हम क्या कहते हैं? टर्शरी वैक्यूल कहते हैं, और टर्शरी लाइसोसोम कहते हैं। और आपका जो टर्शरी लाइसोसोम है वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कांटेक्ट में आएगा, और वो एक प्रोसेस में जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटेसिस। यानी वो फूड जो अनडाइजेस्टेड है वो सेल से बाहर हो जाता है। ये तो जीआरएल सिस्टम था। एक सिस्टम में आपको बताना रह गया, मतलब आपके जो 3 पार्ट तो हमने देख लिए थे, किसके? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शियरी लाइसोसोम। एक ऑटोफेगोसोम भी होता, वो कैसे काम करेगा एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा रिकेप में, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वहां पे टाइम रहता नहीं है तो मैं उसको कंप्लीटली बता नहीं सका था। तो जैसे आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे सारा सिस्टम बना हुआ था, वो तो आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वैसे आपका क्या होता है? ऑटोफेगोसोम भी होते हैं। और ऑटोफेगोसोम कैसे काम करते हैं? तो जैसे आपका प्राइमरी लाइसोसोम वैसे ही काम करते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए यहाँ पे आपका एक सेल ऑर्गेनल है। कौन सा सेल ऑर्गेनल है? तो ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो चुका है? ओल्ड हो चुका है या फिर इंजर्ड हो चुका है। क्या है? ओल्ड है या फिर इंजर्ड है। इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा या डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा? आपका ऑटोफेगोसोम। कौन करेगा? ऑटोफेगोसोम करेगा। और ये ऑटोफेगोसोम क्या करेगा? इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है इसके कांटेक्ट में आएगा, और इसको ये क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। इसको क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। यानी ये ऑटोफेगोसोम का फंक्शन होता है। और ऑटोफेगोसोम को ही हम क्या कहते हैं? वास्तव में सुसाइडल बैग कहते हैं। वैसे आपको पूछा जाए लाइसोसोम आर नॉन एज, तो उसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। लेकिन फंक्शन क्या होता है? ऑटोफेगोसोम का जो फंक्शन है उसी की वजह से इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल के ऑर्गेनल्स को ही डाइजेस्ट कर लेता है, पर अपनी मर्जी से नहीं। जब वो सेल का ऑर्गेनल या तो ओल्ड हो या इंजर्ड हो तभी उसको डाइजेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां से रिमूव करना जरूरी है। तो आज जो हम सेल ऑर्गेनल नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो आपका है राइबोसोम्स। कौन सा? राइबोसोम्स। ये हो जाएगा आपका 4th सेल ऑर्गेनल। तो 4th सेल ऑर्गेनल है आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में आप जानते भी हो, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन इसी के अंदर, इसी के द्वारा या फिर इसी के अंदर सिंथेसाइज होता है। यही हेल्प करता है आपको प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसकी बात करें अपन सबसे पहले, तो इसको देखा किसने था या आइसोलेट किसने किया था? तो इसको आइसोलेट किया था क्लाउडे ने। था आइसोलेटेड, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय क्लाउडे। क्लाउडे करके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था? इसको फर्स्ट आइसोलेट किया था। मतलब आइसोलेटेड बाय क्लाउडे इन दी साइटोप्लाज्म।
किसके अंदर से आइसोलेट किया था? तो जो आपके सेल का साइटोप्लाज्म होता है, यानी लिक्विड कंटेंट जो होता है, उसके अंदर से इसने इसको आइसोलेट किया था। किसको आइसोलेट किया था? तो राइबोसोम्स को आइसोलेट किया था एंड कॉल्ड इट माइक्रोसोम। और इसने इसको क्या कहा था? माइक्रोसोम कहा था। मतलब था तो राइबोसोम ही, लेकिन इन्होंने इसको नाम क्या दिया था? इसको नाम दिया था माइक्रोसोम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लाउडे ने इसको आइसोलेट तो किया था, लेकिन इसको राइबोसोम नाम नहीं दिया था। इसने इस पार्टिकल को क्या कहा था? इन्होंने कहा था इसको माइक्रोसोम। इसके बाद फिर से किसने ऑब्जर्व किया था? तो रॉबिन्सन और बैरन करके साइंटिस्ट थे। रॉबिन्सन एंड बैरन करके दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया था रूट सेल्स के अंदर, ऑब्जर्व इन रूट सेल्स ऑफ विसिया फाबा। विसिया फाबा करके जो प्लांट था, उसकी जो रूट सेल्स थी, उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया था? इन्होंने राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। किसने? रॉबिन्सन एंड बैरन ने इसको किसके अंदर ऑब्जर्व किया था? तो रूट सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किया था। किसके अंदर? रूट सेल्स के अंदर। मतलब जो आपके प्लांट्स की रूट्स होती है, उनकी जो सेल्स होती है, उसके अंदर इसको ऑब्जर्व किया था। और वो प्लांट कौन सा था? तो विसिया फाबा। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म गिवन बाय, टर्म गिवन बाय, मतलब राइबोसोम को राइबोसोम्स किसने कहा था? तो टर्म गिवन बाय पेलाडे। आपको ध्यान रखना है, पेलाडे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको क्या कहा था? राइबोसोम्स कहा था। तो पेलाडे ने इसको राइबोसोम्स नाम दिया था। किसने दिया था? पेलाडे ने। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो राइबोसोम्स है, इसको पेलाडे पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलाडेस पार्टिकल। इसको पेलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो हो गया आपकी बेसिक हिस्ट्री। किसने डिस्कवर किया या फिर किसने आइसोलेट किया था? फर्स्ट क्लाउडे ने आइसोलेट किया था इन दी साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड इट माइक्रोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने राइबोसोम नहीं कहा था, इसको क्या कहा था? माइक्रोसोम कहा था। एंड रॉबिन्सन एंड बैरन जो थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था इसको किसके अंदर? रूट सेल्स के अंदर ऑफ विसिया फाबा। आपको ध्यान रखना कौन सा प्लांट था? तो विसिया फाबा के अंदर इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है टर्म गिवन बाय, मतलब इसको राइबोसोम्स को राइबोसोम्स, यानी इन्होंने माइक्रोसोम कहा था, तो राइबोसोम्स किसने कहा था? इनको राइबोसोम्स कहा था पेलाडे ने। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? पेलाडेस पार्टिकल भी कहते हैं। किसको? राइबोसोम्स को पेलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है फाउंड इन। किसके अंदर मिलता है ये राइबोसोम? कहाँ पे पाया जाता है या किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो अपन देख लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब आपने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़े और हमने जितने भी पढ़े, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, आपका गोल्जी बॉडी हो या आपका लाइसोसोम हो, हमने क्या पढ़ा था? वो सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। क्योंकि हमने पढ़ा भी है और हमने कहा भी है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो राइबोसोम्स है वो किसके अंदर? आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाया जाता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, और आपके यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो पाया ही जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी होते हैं। हमने देखा है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है जिनके अंदर एक्सेप्शन देखे थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्सेप्ट पहला हो जाएगा आपके मैच्योर स्पर्म। मैच्योर स्पर्म, जो ह्यूमन बीइंग का मैच्योर स्पर्म होता है उसके अंदर, या फिर मैच्योर स्पर्म के अंदर जो होता है वो क्या होता है? आपका राइबोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। और दूसरा आपको तो हमेशा ध्यान रखना है कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के अंदर सारे लगभग सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये हो जाएगा आपका मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। तो आपको जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज होती है उनके अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। तो वहां तक तो हमने देख लिया था। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो राइबोसोम्स है वो किसके अंदर पाया जाता है? एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों के अंदर पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि आपने अब तक जितने भी पढ़े थे उसमें प्रोकैरियोटिक नाम नहीं आया था सेल ऑर्गेनल में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैच्योर स्पर्म, जिनके अंदर राइबोसोम्स पाया नहीं जाता है। इसके बाद आ जाता है ये बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। तो फाउंड इन सम सेल ऑर्गेनल, फाउंड इन आल्सो, अपन यूँ भी कह सकते हैं आल्सो फाउंड इन सम सेल ऑर्गेनल। तो कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनके अंदर ये
पाया जाता है। एक तो कहाँ पाया जाता है, आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही कुछ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है, जहाँ पे इनको कुछ अलग नाम से जाना जाता है। और पाया किनके अंदर जाता है राइबोसोम्स, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहला हो जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये क्या पाया जाता है, इनके अंदर पाया जाता है, ना कि सरफेस के ऊपर। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसका नाम यहाँ पे नहीं आता, क्यों, है तो भले सेल ऑर्गेनल है, लेकिन आपका राइबोसोम उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। मतलब वो क्या है, एक प्रकार से बाउंड है उससे, पर उसका पार्ट नहीं है, यूँ कह सकते हो, उसकी सरफेस के ऊपर पड़ा रहता है वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स यहाँ पे इसको कहते हैं माइटोराइबोसोम्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, माइटोराइबोसोम्स कहते हैं। तो कॉल्ड माइटोराइबोसोम्स, इसको क्या कहेंगे अपन, माइटोराइबोसोम्स कहेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो राइबोसोम्स पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, माइटोराइबोसोम्स कहते हैं। और एक किस सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड किसके अंदर पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ह्यूमन बींग्स के अंदर तो होता नहीं है। प्लास्टिड जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनल जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और आप जानते हो ह्यूमन बींग्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। जैसे आप धूप में जाके 1 घंटा खड़ा रहोगे तो आपका पेट भर जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो ये सेल ऑर्गेनल एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। कौन सा, प्लास्टिड। लेकिन ये किसके अंदर पाया जाता है, आपके प्लांट के अंदर। और प्लांट सेल जो होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। तो जो आपका जो प्लास्टिड है उसके अंदर भी जो राइबोसोम्स पाया जाता है, और उस राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिडो राइबोसोम्स। तो क्या कहते हैं उसको वहां पे, तो कॉल्ड प्लास्टिडो राइबोसोम्स। इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहा जाता है। तो प्लास्टिड के अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहेंगे। और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो राइबोसोम्स पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, माइटोराइबोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको वॉश आउट करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राइबोसोम्स है उसको पेलाडे पार्टिकल्स भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो भी यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। तो इसको सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था, आइसोलेटेड बाय क्लाउडे इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कहाँ से आइसोलेट किया था, तो आपका जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वहीं से इसको आइसोलेट किया था। एंड कॉल्ड इट माइक्रोसोम। इन्होंने राइबोसोम नाम नहीं दिया था और इसको क्या कहा था, माइक्रोसोम कहा था। इसके बाद है रॉबिन्सन एंड बैरन। इन्होंने क्या किया था, तो ऑब्जर्व्ड इन रूट सेल। इसको कहाँ पे ऑब्जर्व किया था, रूट सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किया था। और वो कौन सा प्लांट था, विसिया फाबा। इसके बाद आता है टर्म गिवन बाय, मतलब जो राइबोसोम्स को, मतलब आपका जो माइक्रोसोम कहा गया था पहले, इसको राइबोसोम्स किसने कहा था, इसको राइबोसोम्स कहा था पेलाडे ने। मतलब इसको नाम किसने दिया राइबोसोम, तो इसको नाम देने वाला था पेलाडे। इसके बाद है फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे भी फाउंड इन, यहाँ पे भी फाउंड इन। तो ऐसा कोई मतलब कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कंफ्यूजन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पड़े उसमें किसी में भी प्रोकैरियोटिक का नाम नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आपके प्रोकैरियोटिक आ जाता है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होता है और आपके यूकैरियोटिक में भी होता है। इसके बाद एक्सेप्शन में आपको ध्यान रखना मच्योर स्पर्म, क्योंकि मच्योर ममेलियन आरबीसी सबके अंदर आता है लगभग। तो आपके यहाँ पे हो जाएगा मच्योर स्पर्म, जिसके अंदर ये क्या होता है, राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है वो किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल्स है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी राइबोसोम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी राइबोसोम्स पाया जाता है। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स थे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है आपका प्लास्टिड। इनके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। और वहां पे जो राइबोसोम्स है वहां पे हम राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स है उसको कहेंगे हम माइटोराइबोसोम्स, और प्लास्टिड के अंदर है जिसको हम कहेंगे प्लास्टिडो राइबोसोम्स। तो ये हो गया आपके बेसिक उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये सेल के अंदर कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है। राइबोसोम्स भाई सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है, ये तो हमने देख लिया। किन के अंदर पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। लेकिन यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, ये होगा कहाँ पे, राइबोसोम्स को हम देखेंगे कहाँ पे। तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, एक तो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म।
तो आपका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो फ्री राइबोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री राइबोसोम्स। मतलब ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं, फ्लोट करते हुए रहते हैं, फ्लोट करते हैं उसके अंदर। तो ये यहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, फ्री राइबोसोम्स। इनकी लोकेशन हो जाएगी एक तो आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वहाँ पे राइबोसोम जो होंगे उसको हम क्या कहेंगे, फ्री राइबोसोम्स। इसके बाद अटैच टू मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, किसी मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम नहीं आया, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट नहीं है, वो उसकी सरफेस पे अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से हमने दो प्रकार के या दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड किए थे, RER और SER। इसलिए आपको ध्यान रखना है अटैच टू मेम्ब्रेन या ऑन मेम्ब्रेन, ऑन दी मेम्ब्रेन, मतलब किसी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऑन दी मेम्ब्रेन। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो किन की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, या कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनल है या फिर ऐसी सरफेस है जिनकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो एक हो जाएगा आपका ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर भी क्या होते हैं सॉरी आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे फ्री राइबोसोम्स थे, तो यहाँ पे क्या अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाउंड राइबोसोम्स। क्या कहेंगे, बाउंड राइबोसोम्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा पूछी जाती है, बाउंड यानी अटैच है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, बाउंड राइबोसोम्स कह देंगे। ये हो जाएंगे आपके बाउंड राइबोसोम्स। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं, ये फ्रीली फ्लोट करते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी लोकेशन क्या होती है, इन साइटोप्लाज्म ऑन द मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा वो फ्री होगा, और आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर होगा वो क्या होगा, बाउंड राइबोसोम्स होगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उससे जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं सरफेस के ऊपर, तो वो कैसे अटैच रहते हैं, तो हमने पढ़ा भी था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और आपको नहीं भी याद हो तो मैं यहाँ पे वापस बताता हूँ आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन विच इज नोन एज राइबोफोरिन। इसके बाद जो इससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जो इक्वेशंस थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं डायरेक्टली एग्जांपल्स पर। एग्जांपल में जो है, जैसे आपका बुक का ही एग्जांपल नंबर 14 है, मे बी नंबरिंग डिफरेंट हो सकता है बट द क्वेश्चन इज करेक्ट। एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू √3/2। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू √3/2 लाइक दिस। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब हमारा जो रेंज आएगा, x का वैल्यू आएगा, दैट शुड बी बिटवीन 0 से 2π, उनके बीच का ही कोई नंबर होना चाहिए। उससे ज़्यादा का होगा तो हम प्रिंसिपल में इसको काउंट नहीं करते, हम कहते हैं कि बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो सबको प्रिंसिपल की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, इसलिए 0 से 2π के बीच का वैल्यू ही लिया जाता है। नाउ अब देखते हैं फर्स्टली क्या गिवन है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू √3/2 लिखा, साइन x इक्वल टू √3/2। नाउ हमको वैल्यू चाहिए x का, प्रिंसिपली पूछा है तो मतलब x का सिंपल सा वैल्यू फाइंड करना है, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन जो हमेशा से करते हैं √3/2, तो क्या √3/2 को साइन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं साइन की टेबल चेक करूँ तो क्या साइन के किसी एंगल की वैल्यू, मतलब किसी एंगल के लिए साइन की वैल्यू √3/2 आती है। तो हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चलता है साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। तो साइन 60 का मतलब साइन π/3। तो दोनों को कंपेयर करने पर वी गेट x इज इक्वल टू π/3। तो द प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू π/3। इसके बाद भी पॉसिबिलिटी है
क्या हो सकता है, से यहाँ पर आया 60 डिग्री। दूसरी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो इट कुड बी 60 है। एज इट इज़ अगर हम इसको लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको पाई माइनस पाई बाय 3, सेकेंड क्वाड्रेंट जो आपका बनता है। इसको देखो यहाँ पर, दिस इज पाई बाय 3, यहाँ कहीं आता होगा, मान लेते हैं पाई बाय 3 इज हियर। अब दूसरा और वैल्यू क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस थिंग। तो अगर हम इसको लिखना चाहें साइन पाई बाय 3 को साइन पाई माइनस पाई बाय 3 तो लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें सेम है। तो अगर इसका वैल्यू क्या है, साइन पाई बाय 3 का वैल्यू इज √3/2, तो इसका वैल्यू भी √3/2 होना चाहिए। साइन पाई माइनस पाई बाय 3 को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 3 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई साइन ऑफ दिस थिंग, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 3, और यहाँ से हमारे पास जो थीटा का वैल्यू बनेगा दैट इज साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू भी √3/2 है। तो इसके लिए अपन ये चीज़ भी लिख सकते थे, क्या, साइन x इज इक्वल टू साइन, ऑप्शन में है चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, साइन 2 पाई बाय 3, जिसको अगर डिग्रीज में कन्वर्ट किया जाए तो दिस इज योर 120 डिग्री। 60 प्लस क्या किया हमने, 180 में से उसको माइनस किया, तो 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 डिग्री। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब ये जो वैल्यू है ये भी 2 पाई से छोटी है, तो ये प्रिंसिपल की कैटेगरी में है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है हमारे पास दो है, वन इज पाई बाय 3, सेकेंड इज 2 पाई बाय 3। क्लियर है, इस तरीके से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले जाएंगे। दैट्स इट। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई दैट इज़ द टोटली रफ वर्क। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसके एक स्टेप पहले ये चीज़ लिखी जा सकती है, साइन x इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3। क्यों, क्योंकि एज वी नो दैट साइन पाई बाय 3 का वैल्यू भी यही होता है, तो पाई माइनस पाई बाय 3 का वैल्यू भी यही होगा। तो वहाँ से हमारे पास ये है x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर सेम क्वेश्चन में साथ साथ में जनरल सॉल्यूशन भी पूछ लिया जाता तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता सेम क्वेश्चन के लिए, वैसे पूछा नहीं है बट हमारी प्रैक्टिस के लिए हम एडिशनली इसमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन किसके लिए, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए। तो अब इसको पढ़ेंगे क्या, वो देखो, अगर हम इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेकर के चल रहे हैं, इसको पढ़ेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा। सिंस वी नो दैट फॉर साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है, देयरफॉर यहाँ क्या बन जाएगा, x की जगह पर x है, हियर x के प्लेस पर x ही है, और अल्फ़ा के प्लेस पर क्या है, पाई बाय 3। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर x इज इक्वल टू बन जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। जहाँ पर n है, n को कोई वेरिएशन नहीं लाना, n जैसा है वैसा का वैसा। अब यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा क्या है हमारा पाई बाय 3। ठीक है, तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन के लिए हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर है, अगर इस सेम क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन भी पूछते तो आप इस तरीके से करते। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूलाज लर्न होना चाहिए, आधे से ज़्यादा काम वहीं पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Another question, example 15. tan x is equal to माइनस 1 बाय √3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल वैल्यू। तो डायरेक्टली वैसे ही मेथड रहेगा, tan x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3 आ रहा है यहाँ पर। तो एज वी नो दैट कि 1 अपॉन √3 वैल्यू बनता है, किसका वैल्यू होता है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम चेक करते हैं
साइन के टेबल में देखो, साइन 30 पर वैल्यू बनता है 1/2, कॉस 30 पर वैल्यू बनता है √3/2। तो इसका मतलब 30 पर tan का वैल्यू 1/√3। tan 30 का वैल्यू नहीं याद रहता है, इसका मतलब आप साइन चेक कर सकते हो, साइन 30/cos 30, इसका वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है √3/2। तो एट देन यू गेट 1/√3। तो कहने का मतलब जब tan आपका 30 डिग्री है देन यू विल गेट 1/√3। तो माइनस की जगह माइनस रहने दिया मैंने, tan 30 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, π/6 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ π/6 लिखो, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पूछे वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब जनरल सॉल्यूशन आप लिखते हो तो मेक श्योर कि जहाँ अल्फा का वैल्यू आप पुट करें वो चीज़ रेडियन में हो। अब इस चीज़ को ये भी लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट कि tan -θ इक्वल होता है -tan θ के। इसका मतलब -tan θ की जगह पर tan -θ लिखा जा सकता है, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं tan -θ यानी कि π/6। दिस इज योर tan x। दोनों साइड को कंपेयर किया तो x की प्लेस पर क्या गया -π/6। बट द कंडीशन इज, ये तो हमने लिख लिया, बट कंडीशन ये थी कि आप चाहे तो -π/6 लिख सकते थे, पर हम कहते हैं कि हम जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो 0 से 2π के बीच होना चाहिए, वो है तो हम कहेंगे कि वो प्रिंसिपल वैल्यू। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, 100% करेक्ट। बट इसके अलावा एक और वैल्यू हमको चाहिएगी एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि इसको सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट करना थोड़ा सा गलत होगा। तो ये भी आंसर एकदम करेक्ट है। वन मोर, एक और वैल्यू हम इसके लिए लेके आएंगे इसके अलावा, tan x इज इक्वल टू, क्योंकि इसको डायरेक्टली प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 0 से 2π का बीच का वैल्यू नहीं, 0 से कम वाला आ गया, यहाँ पर नेगेटिव है ना, इसीलिए। तो नाउ अगेन हमने देखा कि tan का जो वैल्यू है यहाँ पर वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, वो नेगेटिव आ रहा है। तो tan का वैल्यू नेगेटिव कहाँ किस क्वाड्रेंट में बनता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ये वैसे वो नेगेटिव रहेगा, तो इसको कहेंगे हम π-θ। तो वैन एवर वी आर सेइंग tan π-θ दैट इज इक्वल टू -tan θ, सिंस tan π-θ इक्वल होता है -tan θ के, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। उसी तरीके से -tan θ को लिख सकते हैं tan π-θ, तो इसको लिख लेंगे tan π-θ यानी कि π/6। tan x, दोनों साइड्स को कंपेयर करने पर वी गेट x इज इक्वल टू π-π/6। सॉल्व करेंगे वी गेट 6 तो ये हो गया 5π/6। दिस इज द वैल्यू ऑफ 5। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये आपका वैल्यू जो है वो 2π के अंदर है। आपको आप इस चीज़ को एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ले सकते हो। ये ना लेकर के एक ऑप्शन और रहता है, क्या ऑप्शन रहता है? देखो, इसको डायरेक्टली प्रिंसिपल सॉल्यूशन का नाम नहीं दे सकते, इट इज़ अ सॉल्यूशन बट नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि इसका रेंज जो है वो 0 से 2π के बीच का नहीं, 0 से छोटा आ जाता है, इसीलिए ये हो सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर नहीं आपको ये नहीं जमा, हम तो थर्ड क्वाड्रेंट से करेंगे। थर्ड ऑप्शन ये रहता है कि आप इसको लिखें tan x इज इक्वल टू tan, ये 2π रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा 2π-θ। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हम इसको लिखेंगे, इसको इरेज करके मैं प्रॉपरली आपको बताती हूँ। सेकेंड ऑप्शन ये इस π-π/6 की जगह आपके पास है tan x इज इक्वल टू -tan π/6, तो इस -tan θ की जगह लिख सकते हो, सिंस वी नो दैट कि tan 2π-θ इज इक्वल टू -tan θ। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आगे 2π-θ, थर्ड में तो cos पॉजिटिव रहता है, इस वजह से tan नेगेटिव रहेगा, तो -tan θ की जगह 2π-θ लिख सकते हैं। तो tan x इज इक्वल टू tan 2π-θ। कंपेयर करने पर x इज इक्वल टू 2π-π/6। सॉल्व करेंगे इसको, 6 एज एलसीएम, यहाँ पर 12π-π/6, तो x इज इक्वल टू क्या बना 11π/6। तो x की जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, अब ये वैल्यू भी जब आप चेक करते हो 11π/6, दैट मीन्स ये जो नंबर है ये भी अंडर 2π ही आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दो प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वन इज 5π/6 एंड अनदर इज 11π/6। इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी,
तो आप एक निकालते हो तो भी सफिशिएंट है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन को लेकर के चल सकते हो, और नहीं तो -π/6 ऑल्सो ऑप्शन, बट प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन मेंशन किया है तो आप उसको एज प्रिंसिपल वैल्यू ले करके नहीं चल सकते, डायरेक्टली यहाँ पर कह दो कि x = -π/6 तो उसकी काउंटिंग में नहीं आएगी, इसलिए आगे ये चीज़ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, वेदर ये वाला लो या फिर ये वाला लो। अब इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो सॉल्व आपको करने रहेंगे क्योंकि सेम प्रोसीजर वो सेम है। अब जैसे यहाँ पर आपको अगर जनरल सॉल्यूशन भी निकालना होता तो मान लेते हैं दोनों में से कोई एक वैल्यू लेकर के चलनी पड़ती। अगर आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसको कहा तो यहाँ पर अल्फ़ा इसको लेके चलोगे, आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसको कहा तो अल्फ़ा आप इसको लेकर के चलोगे। तो 10 के केस में क्या होता है, जो जनरल सॉल्यूशन होता है दैट इज इक्वल टू n⁻ प्लस अल्फ़ा। तो अगर आप अल्फ़ा की जगह -π/6 लिख रहे हो तो ये ले सकते हो, अगर आप अल्फ़ा की जगह पर ये चीज़ें ले रहे हो तो n⁻ प्लस 11π/6 ले रहे हो तो ये हो जाएगा, नहीं तो आप ये भी ले सकते हो n⁻ प्लस x इज इक्वल टू n⁻ प्लस 5π/6। तो तीनों ही आंसर करेक्ट है। ओके, क्लियर है। आफ्टर दिस मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ, उनके सॉल्यूशंस आपको करने रहेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 है, इक्वेशन दे रखी है आपको 2 sin θ + 1 = 0, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल निकालना है इसका। First question is this, second is this, 2 cos square x plus 3 sin x = 0। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये रहने दो, कोई बात नहीं, ये वाला मैं कल नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, जैसे आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है 10 2x = -10 = -cot x + π/3, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। और एक और है cos x = 1/2, इसके लिए भी आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब जब जनरल सॉल्यूशन किया जाता है तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे ये। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करें। थैंक यू।